नमस्कार प्यारे साथियों, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी का 5वां अध्याय। ठीक है जी। तो अब तक हम लोग 4 चैप्टर कर चुके थे और ये है 5वां चैप्टर नाइन्थ क्लास की जो इतिहास की एनसीईआरटी है उसका 5th चैप्टर। ठीक है। तो इसके पहले के 4 चैप्टर में हम लोगों ने एक तो फ्रांस के बारे में देखा था, वहाँ की जो क्रांति थी उसके बारे में समझा था। उसके बाद फिर जो है रशिया रूस के बारे में पूरा समझा था, जर्मनी के बारे में समझा था। तो नेपोलियन का और हिटलर का ये सब जो है ये सब हम लोग देख चुके हैं। और हमने देखा था वनों के बारे में, जंगलों के बारे में। और ये जो 5वां चैप्टर है ये है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कुछ लोगों की शिकायत है कि सर पहले जो है इतिहास की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दो। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दें। और आप जो है फ़ोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए ताकि स्क्रीन बड़ी दिखाई दे, और हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए। कुछ लोगों को आवाज़ कम सुनाई पड़ती है, तो चूँकि वीडियो लेसन बहुत लंबा हो जाता है और लगातार 1 घंटे या इतनी समय तक लगातार बोल पाना ये संभव नहीं हो पाता है, मतलब उतनी तेज़ स्पीड में। ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए इस बात का। चलिए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहों के बारे में। तो चित्रों के माध्यम से भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला चित्र दिया गया है, पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भेड़ें। तो भारत में क्या स्थिति थी और विश्व में भी क्या स्थिति उस समय, तो सब देखते हुए बढ़ेंगे। तो बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। तो बुग्याल क्या होते हैं? बुग्याल क्या होते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। प्राकृतिक चारागाह मतलब खुद से जो वहाँ पर जो घास वगैरह जब आती है, उगती है। ठीक है, तो प्राकृतिक चारागाह हो गए। जाड़ों में जाड़ों में ये बर्फ़ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मानसून तक इन चारों चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये है पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में के बारे में। तो इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दें आपको, कुछ लोगों की शिकायत थी कि आप एक्सप्लेन नहीं करते। देखिए, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट की है, शायद ही उसमें ऐसा कोई चैप्टर हो जिसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हो। ठीक है, हर एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जितनी आप उम्मीद कर सकते हो उससे ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ज्योग्राफी एक समझने वाला कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है वो सब्जेक्ट है। इतिहास तो कहानी की तरह है, अगर आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, देखते हुए आगे बढ़ेंगे ध्यान से कंसंट्रेट होकर, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर कुछ वैसा होगा तो हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए। तो घुमंतु लोग कौन से होते हैं? जो एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रिवड़ या झुंड होता है। तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं, यानी ऊँट या दूसरे जानवर। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं और उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? अतीत यानी उनका भूतकाल क्या था, पहले क्या करते थे वे? चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिलती है। विरले यानी बहुत मुश्किल से जगह मिलती है, बहुत थोड़ी ही जगह मिलती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। यानी चाहे आप इतिहास की कक्षा पढ़ रहे हो या फिर अर्थशास्त्र की कक्षा में। तो जब भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो किसके बारे में? या तो हम कृषि और उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। ठीक है, तो ये सब समझाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है। तो ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। आप यहाँ जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला। उपनिवेशवाद यानी जैसे भारत क्या था? उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे राज किया था, तो उसे
तो उस उपनिवेशवाद का उनकी ज़िंदगी पर कितना असर डाला के पड़ा है, और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो पहला जो टॉपिक है वो है घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। तो पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, तो ये पूछा जाता है कि गुज्जर बकरवाल कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, बकरवाल यानी जो बकरी पालने वाले समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ होते हैं, रेवड़ या झुंड होते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों यानी जानवरों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। कहाँ आए थे? जम्मू कश्मीर में। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में जाकर डेरा डाल लेते। शिवालिक भी एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है। तो जब पहाड़ के ऊपर जो है बर्फ़ पड़ने लगती है तो क्या करते हैं, वो नीचे नीचे उतर आते हैं पहाड़ से। तो निचली जो पहाड़ियाँ हैं उनमें आकर डेरा डाल देते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। तो जब ऊपर घास के ऊपर तो बर्फ़ पड़ जाती थी, तो उनके जानवरों को चारा कहाँ से मिलेगा? तो सूखी झाड़ियाँ जो होती थी निचले स्तर की पहाड़ियों में, बस वही उनका चारा हो जाती थी। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। पीर पंजाल क्या है? एक श्रेणी है, पर्वत, जैसे हिमालय की रेंज है, शिवालिक है, पीर पंजाल है, तो वैसे ही पीर पंजाल भी एक पहाड़ी है, पर्वत श्रेणी है। तो उसके दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती, जमी हुई बर्फ़ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है वहाँ की कहानी, और ये जो वर्णन दिया गया ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ और इसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो अब है यहाँ से पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो भेड़ बकरी चराने वाले थे उनको क्या कहते थे? बकरवाल कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के ये जो समुदाय है इसको क्या कहते हैं? गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे, यानी सर्दी में वहाँ रहते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते, यानी दर्रे खुल जाते का मतलब है बर्फ़ से जो दर्रे होते थे वो भर जाते थे। तो जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते, ठीक है। तो ये चित्र यहाँ पर क्या है, किस चीज़ से संबंधित बहुत सुंदर चित्र दिया गया है। मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो ये गुज्जर मंडप है। कहाँ है? मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में। तो गुज्जर गढ़रिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल किसे कहते हैं? एक तरह का पहाड़ी बांस होता है, उसको कहते हैं रिंगल, और घास से बने मंडपों में रहते हैं। कौन? गुज्जर गढ़रिये गुज्जर गढ़रिये। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल के सालों में वे बसों और ट्रकों में भरकर भी दूध ले जाने लगे। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये
मध्य गढ़वाल का एक चित्र है। इसके बाद ये एक चित्र है, यहाँ पर देखो, ऊन उतरने का इंतज़ार, हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास उहल घाटी। तो उहल घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पालमपुर के पास, वहाँ का ये चित्र है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम कुछ नए शब्द पढ़ेंगे, जैसे कि भावर है। भावर यानी गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क एवं सूखे जंगल का इलाका, उसको क्या कहते हैं? भावर। बुग्याल किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भावर किसे कहते हैं और बुग्याल किसे कहते हैं। बुग्याल यानी ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, उसको कहते हैं बुग्याल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर, यानी जो झुंड हैं भेड़ बकरियों के, लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियाँ लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते। आइए अब जरा पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों, इनको बुग्याल कहते हैं, की तरफ चले जाते थे। ठीक है, तो सर्दियों में कहाँ चले जाते थे? भावर के सूखे जंगलों की तरफ, और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान, जिनको बुग्याल कहते थे, की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। ठीक है, इसके बाद है सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी, तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व ज़िंदगी भी लौट आती थी। ठीक है, तो इसीलिए ये घुमंतु भी थे। और यहाँ पे एक चित्र दिया गया, गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऊन उतारी जाती है। इसके बाद है पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चारागाह समुदाय है। तो धंगर कहाँ का है? महाराष्ट्र का समुदाय है, चरवाहा समुदाय। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था। कौन सा? धंगर, सॉरी, जो जहाँ रहते थे। ठीक है, जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। ओके, चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थीं। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे, यानी दक्षिण की तरफ थोड़ा बढ़ते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी के बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। रेगिस्तान का चित्र दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते रायका समुदाय के ऊँट। तो किस समुदाय के? रायका समुदाय के ऊँट। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटीली झाड़ियों के सहारे
सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाकों में चरना पड़ता है। बहुत बड़े इलाकों में क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी जगहों पर ही ये पेड़ पौधे जो भी हैं उगते हैं बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे रबी। रबी तो आप जानते हो, जाड़े की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है उसको रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ की बुआई कब होती है? सर्दियाँ प्रारंभ होने से पहले जैसे दीपावली के आसपास होती है उत्तर भारत में, और होली के बाद काटी जाती है फसल रबी की। जैसे गेहूँ हो गया तो गेहूँ रबी की फसल है। और खरीफ, खरीफ जो है वो सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें हैं। जैसे चावल तो खरीफ की फसल है। ठूंठ का मतलब क्या होता है? पौधों की कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाली उनकी जड़, उसको क्या कहते हैं? ठूंठ कहते हैं। जैसे सरसों का पौधा हो गया तो वो काट ली जाती, तो ऊपर से जो, या अरहर का जो पौधा होता है, तो जो उसको, उसका पौधा काट लेने के बाद जो बचता है, नीचे जो जड़ बचती है जो ऊपर नुकीली निकली रहती है, उसको ठूंठ बोलते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीली दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों में एक जाना माना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, कहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। वे लोग दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते थे। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे स्रोत दिए गए हैं, उसको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है बस। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इलाकों में राय का समुदाय रहता था। तो राजस्थान में कौन सा समुदाय रहता था? राजस्थान के इलाकों में राय का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। यानी जब वहाँ पर बारिश हो जाती थी तो थोड़ी बहुत खेती हो जाती थी, नहीं तो नहीं होती थी। बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। कब? बरसात में। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियाँ पालते थे। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है एक, अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक। तो ऊँट पालने वालों को क्या कहते हैं? ऊँट पालक। यह राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके में ऊँट पालकों को मारू यानी रेगिस्तान, रायका और उनकी बस्ती को ठंडी कहा जाता है, ढंडी। ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। और एक और चित्र यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी सारे ऊँट यहाँ खड़े हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में
बलोतरा स्थित ऊंट मेला। तो ये ऊंट मेले का दृश्य है। ऊंट पालक यहाँ ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। मेले में मारू रायका ऊंटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं। तो ये राजस्थान में ही एक जगह है बलोतरा, वहाँ का ऊंट मेला है। ओके, तो कहाँ तक पढ़ लिया था कि वे ऐसी इलाकों में कितने दिन तक रह सकते थे, उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते थे, तो इसकी तलाश में रहते थे। ठीक है, तो उन्हें न केवल इस इलाके से एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। ऐसा नहीं हो सकता था कि जानवरों का झुंड लेकर कहीं से भी निकल जाओ। ठीक है, सब जगह से निकलने की छूट नहीं थी। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गाँवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही, ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी अंग्रेज़ों के शासन के दौरान अंग्रेज़ों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पुष्कर का ऊंट मेला है, जहाँ का देखिए दृश्य है, आप देख रहे हैं। ये मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है। इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदायों की अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है। ये एक दृश्य है। चरवाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे। उनके गांव कच्छ की रन में स्थित हैं। तो कच्छ का रन कहाँ है? गुजरात के बॉर्डर से जो लगा हुआ है, अरब सागर वाला हिस्सा, जो गुजरात का तट है, जो दलदली स्थल है, उसको कहते हैं रण, कच्छ का रण। तो दूसरा टॉपिक है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरागाह सिमट गए, यानी कम पड़ गए। इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज़ सरकार चरागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। यानी जो चारागाह थे, अंग्रेज़ लोग चाहते थे कि इसको खेती की ज़मीन, इस पर खेती कराई जाए। क्यों? उससे उनको लगान वसूलते थे उससे अंग्रेज़ लोग। ज़मीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट यानी पटसन, कपास, गेहूँ और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। तो अंग्रेज़ लोग तो वही चाहते थे जो उनके फ़ायदे के लिए होता था। अंग्रेज़ अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। ठीक है, तो चारागाहों से तो कुछ मिल नहीं सकता था अंग्रेज़ों को, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो चारागाह थे उसको खेती में तब्दील कर दिया, ताकि उस पर फसल उगाई जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगान मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फसलें मिल सकें। ठीक है, तो उनसे न तो ओके, अंग्रेज़ अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उनसे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज़ ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे। उसे खेती के लायक बनाना ज़रूरी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। कब? 19वीं सदी के मध्य से। तो 19वीं सदी का मध्य कब होगा? 1850। ठीक है, तो उसके आसपास के लगभग। ओके, अब आगे देखते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1850 कैसे, जब 19वीं सदी कह रहे हैं। देखिए, जिनको पता है उनको तो हम बहुत बार बता ही चुके हैं, जिनको नहीं पता उनको देखिए। अभी हम लोग, जैसे ये वीडियो मैं 2020 में बना रहा हूँ, तो कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी 20 तो पूरे हो गए, अब 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 19वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 1800 से लेकर 1900 के बीच की जो शताब्दी होगी उसको 19वीं शताब्दी कहेंगे। तो 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। प्रतिभूमि यानी जो बंजर भूमि होती है, जो पड़ी रहती है, जिसका कोई उपयोग नहीं है,
तो उसके लिए नियम बनाए जाने लगे। अब नियम बनाएगा कौन? अंग्रेज ही बनाएंगे, जब उनके शासन था उस समय, उपनिवेश था। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतिहर ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। तो गैर खेतिहर मतलब जिस पर खेती नहीं होती थी, उसको, उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। कौन? अंग्रेजी सरकार। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और इस ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, समझ लो। किसके लिए? चरवाहों के लिए। दूसरी बात, पहली बात तो वो थी, तो पहली बात में हमने क्या देखा कि जो चरागाह थे उनको अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और जो है उस पर, उसके लिए कानून बनाए। ठीक है, और उनका उद्देश्य क्या था कि इस पर फसल उगाएंगे और एक तो उसका लगान भी वसूलेंगे, दूसरी उनको फसल भी प्राप्त होगी। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। कब? 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। तो ये तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था। तो इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रहीं। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। और इन जंगलों से होता क्या था कि इससे बहुत अच्छी किस्म के देवदार के पेड़ और साल के पेड़, ठीक है, जो बहुत बेशकीमती लकड़ी होती थी, उसको काट के ले जाते थे ब्रिटेन को, यूरोप में। ओके, तो यहाँ पर क्या है? नए शब्द हैं। नया शब्द है परंपरागत अधिकार। तो परंपरागत अधिकार का मतलब है परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार, उसको क्या कहते हैं? परंपरागत अधिकार। वन अधिनियमों ने चरवाहों की ज़िंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिटों में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तीसरी बात, अंग्रेज अक्सर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने, कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर सकते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम तो कब पारित किया था? 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। तो इसको नोट कर लेना, 1871 में पारित किया गया था। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया था। इनको अपराधी मान लिया गया था। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। इस कानून के लोग
इस कानून के लागू होते ही ऐसे समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस यानी गांव की पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। तो ऐसे सख्त कानून बनाए अंग्रेज़ों ने। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ें और यहाँ तक कि मवेशियों यानी जानवरों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। तो कब चालू लागू कर दिया गया था? 19वीं सदी के मध्य से ही। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। तो ये हालत थी कि जानवरों की संख्या पर भी टैक्स वसूला जाता था, जिसके बाद ज़्यादा मतलब हर एक जानवर पर टैक्स देना पड़ता था। तो 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए भी जितना चाहें उतना कर वसूल सकते थे। यानी ठेकेदार भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वसूल लें। ठीक है, तो जितना अंग्रेज़ों को देना उतना तो उनको दे देंगे, बाकी सब खुद रख लेंगे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने करिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसके बाद है इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। तो देखते हैं कि इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीज़ों की वजह से चरवाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। यानी फिर जो बचे थे उन्हीं में सारा झुंड इकट्ठा हो जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर चित्र दिया गया है भारत में चरवाहा समुदाय। तो इस नक्शे में केवल उन चरवाहा समुदायों के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिसके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इसके अलावा भी हमारे देश में कई और चरवाहा समुदाय रहते हैं। तो इस मानचित्र को जो दिया गया है इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं आप। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि कश्मीर में कौन से चरवाहे लोग थे, गुज्जर बकरवाल। फिर हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में गद्दी, ठीक है। और फिर इधर गढ़वाल की तरफ आप आ जाइए, इधर भोटिया और गुज्जर थे। और ये यहाँ पे रायका देखा था हम लोगों ने राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे बंजारे लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। ये बंजारे हैं। धनगर हमने देखा था महाराष्ट्र में। और मरुस्थल क्षेत्र ये जो है मलधारी। इसके अलावा आप उत्तर पूर्व में चले जाइए तो मोनपा है इधर अरुणाचल प्रदेश। और इधर नीचे आप देखेंगे तो कुरबा और गोल्ला, ठीक है। तो ये सब देखा।
अब आगे देखते हैं कि चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। यानी बदलाव तो ये सब हुए, लेकिन इनका सामना कैसे किया चरवाहों ने। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। क्या कर सकते थे भाई, संख्या कम ही कर सकते थे। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। यानी सिंध प्रांत जो है वो पाकिस्तान, उधर नहीं जा सकते थे। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत रहती है, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती है। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे ज़मीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उन उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। तो ये सारे बदलाव आ रहे थे, इनको ध्यान से देखते रहिए। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे पारिस्थितिक विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। अब आगे है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीके ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया है। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए, तो चलिए वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये तीसरा जो टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है, अफ्रीका में चरवाहा जीवन। तो अभी तक हम लोगों ने अपने देश में देखा, अब देखते हैं अफ्रीका में क्या हालत है। आइए अब ज़रा अफ्रीका की तरफ चलें, जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। तो औपनिवेशिक काल का मतलब हुआ जब अंग्रेज़ों का शासन था। उत्तर औपनिवेशिक काल का मतलब जब अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हो गया। उत्तर का मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो उत्तर औपनिवेशिक काल मतलब औपनिवेशिक काल के बाद में। ठीक है, तो आखिर क्या थे ये बदलाव, आइए देखते हैं। ये एक चित्र दिया गया है मासाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो पहले ध्यान से चित्र को देखिए। ये किलिमंजारो अफ्रीका का है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तो वहाँ का एक चित्र है। तो मासाई लैंड इसको बोलते हैं, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बदलती परिस्थितियों के कारण मासाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाकों में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मासाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप ज़मीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती। ठीक है, तो ऐसा इनका मानना था। तो
आगे देखते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का चित्र दिया गया है। तो इसको ध्यान से देख सकते हैं आप, चाहें तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका के चरवाहा समुदाय, तो छोटी तस्वीर जो है इंसर्ट में कीनिया और तंजानिया में मासाइयों का इलाका दर्शाया गया है। तो ये इलाका जो है इंसर्ट में यहाँ दिखाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। किन परिवर्तनों को? जो औपनिवेशिक शासन के समय हुए और उत्तर औपनिवेशिक शासन काल में। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। तो पूर्वी अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा, जो कि यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए लिखा हुआ सोमाली, ठीक है। तो मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ थोप दी हैं। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। चरागाहों का क्या हुआ? अब यहाँ पर दिया गया है तांगानिका के बारे में। ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तांगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1961 में उसे आज़ादी मिली और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नाम दिया गया। तो ऐसे बना तंजानिया, ठीक है। इसको ध्यान से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आप। चलिए, तो चारागाहों का क्या हुआ? मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों, जिनको स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंजानिया के घास के मैदानों को स्टेपीज। तो औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी। किसने? 19वीं सदी के आखिर में, अंत में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने, यानी अंग्रेज़ों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहाँ न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चरागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह खेती में तब्दील होने लगे, यानी यहाँ भी वही हालत होने लगी। अंग्रेज़ों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। पहले वो किसानों पर भारी पड़ते थे, अब किसान उनके ऊपर भारी पड़ने लगे, क्योंकि खेती में तब्दील होने लगे जो उनके चरागाह थे। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। तो ये एक चित्र दिया गया है यहाँ का अफ्रीका का ही। घास के बिना पशु, मवेशी, बकरियां और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चरवाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है,
इसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग यानी लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी है हालत दुनिया की। अब यहाँ पे दिया गया चित्र अगला, मासाई नाम मा शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग, ठीक है। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे, बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुववृत्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो ये वहाँ का एक दृश्य है, चित्र है। ये स्रोत है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आप। ये भी स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मासाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की हमेशा कमी रहने लगी। जब अब पहले वो बहुत सारे चरागाह उनको मिलते थे, तो जब एक ही चरागाह मान लो मिल गया तो सारे जो जानवर हैं वो झुंड बना के एक ही जगह जाएंगे, तब फिर उसके स्तर में गिरावट तो आ ही जाएगी। तो चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। अब है सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे चरागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब वे समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाकों में यानी अंग्रेज़ों के इलाकों में पड़ने वाले बाज़ारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही भरोसा था। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। जब चरागाह सूख जाते हैं तब क्या होता है? सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चरागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसीलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया था और चरागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छा चरागाह मिल सकते थे, क्योंकि वो उनको बंद कर दिया गया था उसी इलाके में, उसके बाहर जा ही नहीं सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और
बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चलता है कि कीनिया में मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। कब? उपनिवेश बनने से पहले। वरिष्ठ जन जिनको कहा जाता था एल्डर्स, और योद्धा जिनको कहा जाता था वॉरियर्स। ये इंग्लिश का शब्द है, एल्डर्स और वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। कौन? योद्धा लोग जो थे। वहाँ जानवर ही संपत्ति हो जहाँ जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपने मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम किया करते थे। तो ये कहानी थी वहाँ की। और यहाँ पे एक चित्र दिया गया योद्धाओं का। ये देखिए, हाथ में अस्त्र लिए हैं, शस्त्र लिए हैं। योद्धा गहरे लाल रंग की सुका और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं और स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। ठीक है, तो इनको देख लो आप ज़रा। ये हैं चित्र से हमें कहानी याद रहती है, इसलिए मैं चित्र आपको कहता हूँ कि ध्यान से कि देख लो। ये चित्र है योद्धाओं का, यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हो। तो आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाकों का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापा मारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता है। तो अब आगे देखते हैं। मासाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मासाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और ज़मीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी उससे। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे ज़िंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मासाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आया। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फ़र्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो क्या निष्कर्ष निकला इस चैप्टर में?
इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थीं, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, इन नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन-देन करते हैं और राहत, रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहाँ से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवनशैली दुनिया के बहुत सारी पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये है जयपुर राजमार्ग पर राय का गडरिये। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गडरियों के नए इलाकों में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया है। तो क्रियाकलाप, तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दरअसल आपने देखा होगा कि कुछ जगह कुछ चैनल पर जो है कि जो बहुत लंबे चैप्टर हैं तो उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने इसलिए नहीं किया कि अगर आपकी लिंक ना टूटे आपका, ठीक है, आप देखते हो तो फिर देख लो उसको, अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आज समझा थोड़ा कल समझा एक ही टॉपिक को तो फिर नहीं बनता है। अभी आपने पूरी कहानी समझी और एक साथ इकट्ठी, तो अच्छी तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले चैप्टर में बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। और बाकी के अगर हम लोग 6 क्लास की 6, 7, 8 की तो कंप्लीट कर ही चुके थे, 9th की कर रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और ज्योग्राफी की भी हम लोग जो कर चुके हैं 6 और 7 की कर रहे हैं। तो बाकी सारे जो है उनकी लिंक नीचे दी गई है, जो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।